आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का क्लास नंबर 67 है और आज हम लोग टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो आपका एग्जाम में पेपर थर्ड वाला सेक्शन में आपको हेल्प करेगा। साथ ही सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बात आप लोगों से करना चाहता हूं कि आप लोग वीडियोज़ को तो देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए सो दैट इसका रीच बढ़े और साथ ही साथ मेरा मोटिवेशन भी बढ़े डेली बेसिस पर वीडियो बनाने को लेकर के। टाइम निकालकर वीडियो बनाना भी एक जो होता है मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कि हाँ वीडियो बनाइए डेली बेसिस पर। इसके लिए जो मोटिवेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही लोग दे सकते हैं। और वो आप लोग कैसे देंगे कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि हम सभी को पता है कि झारखंड की कंटेंट बनाने बनाने के जो मकसद है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि यहाँ के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। आप यूट्यूब चैनल में देख लीजिए, झारखंड से संबंधित कंटेंट आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा क्योंकि इस सेक्शन में आपको विद्यार्थी की संख्या बहुत ही कम है। तो इसलिए चैनल के रीच को बढ़ाने के लिए आप लोगों से ही उम्मीद किया जा सकता है कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो भी नए देख रहे होंगे वो झारखंड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है वो क्या है कि कौन सा लक्षण जो है वो सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है। यानी कौन सा एक ऐसा सरणी है जो सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच में एक जल विभाजक के तौर पर कार्य करता है। तो कौन सा सरणी? अरावली सरणी, शिवालिक सरणी, विंध्याचल सरणी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो अरावली सरणी है ये अरावली सरणी आपका जो है सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक की कार्य करती है। अरावली सरणी के बारे में आप याद रखिएगा कि ये पूरा जो है सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है। कौन सा? अरावली सरणी भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दक्कन का पठार किस राज्य में नहीं स्थित है। क्वेश्चन आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि यहाँ नहीं पूछा गया है कि कौन सा स्टेट में जो है आपका दक्कन का पठार स्थित नहीं है। दक्कन का पठार जो है आपका कौन सा राज्य में स्थित नहीं है ये पूछा जा रहा है। सबसे पहला स्टेट दिया हुआ आपका तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो दक्कन की पठार की अगर आप विस्तार देखें जिसे हम लोग दक्षिण के पठार के भी नाम से कभी कभी जानते हैं, तो ये जो है आपका उड़ीसा राज्य में इसका विस्तार नहीं है। बाकी इसका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ये तीनों राज्य में इसका विस्तार है उड़ीसा को छोड़ करके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि महानदी नदी का जो उद्गम है वो किस राज्य में है। महानदी नदी का उद्गम किस राज्य से हुआ है। तो महानदी नदी एक इंपॉर्टेंट नदी है भारत का और इसका जो उद्गम है वो आपका छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। कहाँ से? महानदी नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साइंस से, विज्ञान से, बायोलॉजी से कि न्यूरॉन क्या है। तो न्यूरॉन क्या है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो हम लोगों का नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, उसका जो फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल इकाई है, उसे हम लोग न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। तो न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र की मौलिक इकाई को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आयोडीन से कीटाणु रहित पानी की सिफारिश डैश हेतु नहीं किया जाता है। कि बहुत जो पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए हम लोग आयोडीन का भी इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। जो पानी आज की डेट में अवेलेबल है मार्केट में, उस पानी को क्या करते हैं? पहले उसको हम लोग प्यूरिफाई करते हैं। तो उसी प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में हम लोग आयोडीन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आयोडीन से अगर हम लोग कोई पानी को प्यूरिफाई किया है यानी कि कीटाणु रहित बनाए है, तो वो जो पानी है वो किस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए? गर्भवती महिलाओं को नहीं देना चाहिए, या 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं देना चाहिए, या वृद्ध लोगों को नहीं देना चाहिए। तो अगर आयोडीन से आप पानी को साफ कीजिएगा, पानी को कीटाणु रहित बनाइएगा, तो आपको जो नहीं देना चाहिए वो क्या हो जाएगा? आपको गर्भवती महिलाओं को जो है वो पानी नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, ध्यान देंगे, ये आपका एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि वायु में जो है आपका एयर में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से जलवाष्प मिलती रहती है। वायु में जो जलवाष्प जो मिलती रहती है उसका प्रोसेस क्या है? वाष्पन यानी कि वेपोराइजेशन और वाष्पोत्सर्जन, इन दोनों प्रोसेस से वायु में क्या होती है? जलवाष्प मिलती रहती है। ये पहला स्टेटमेंट है
और ये स्टेटमेंट जो है आपका एकदम बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है कि महासागरों और जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि महासागरों और जलीय भागों के बीच जो जल का एक साइकिल चलता है, वाटर साइकिल चलता है, उसको हम लोग जल चक्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जल चक्र नाम से। तो इस प्रकार से यहाँ जो दोनों स्टेटमेंट आपको दिख रही है, दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका एग्जाम में कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि ALU के प्रथम अक्षर का अर्थ क्या है। तो अगर आप पूरा का पूरा ALU का फुल फॉर्म को देखेंगे तो ALU का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, AL&U। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो प्रथम अक्षर है उसका जो फर्स्ट लेटर है A, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है अर्थमेटिक। इसका क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक। बट यहाँ पूरा ही दिख रहा है आपको, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ALU का फुल फॉर्म। और ये डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है और आपके आने वाले एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कंप्यूटर से पूछा जा रहा है कि मैं एक शॉर्टकट की हूं, तो आपको एक शॉर्टकट की के बारे में पता करना है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मैं एक शॉर्टकट की हूं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रयोग करते समय किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो ऑप्शन है आपका, वो ऑप्शन आपका बोल्ड नहीं है, बट आपका जो क्वेश्चन है वो आपका बोल्ड है। तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, MS ऑफिस में काम करेंगे तो इस प्रकार अगर ये जो लिखा हुआ है ALT+B, इसको अगर आपको बोल्ड करना है तो आप कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? तो उसके लिए जो हम लोग शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? वो आपका क्या हो जाएगा? जस्ट मिनट। कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? सही। तो इसके लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए हम लोग Ctrl+B, लेटर को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, पूरा लाइन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम लोग Ctrl+B दबाएंगे तो जो भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा? वो आपका बोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इससे पहले वाला हम लोग देख लिए कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, मैं एक शॉर्टकट क्यों, ये वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है लाइनक्स है, विंडोज है एंड यूनिक्स है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा जा रहा। तो एज जो है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो एज है क्या? ये माइक्रोसॉफ्ट की ओर से डेवलप्ड किया हुआ एक गूगल क्रोम जैसा एक ब्राउजर है। आप एज ब्राउजर का भी प्ले स्टोर में जाएंगे और एज लिखेंगे तो ये भी मोबाइल में भी चलती है, तो वहाँ पर भी आप एज को डाउनलोड कर सकते हैं और एज ए गूगल क्रोम आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग गूगल क्रोम को एज ए ब्राउजर यूज करते हैं, उसी प्रकार से एज भी एक ब्राउजर है जो माइक्रोसॉफ्ट की ओर से डेवलप किया गया है। तो अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाए आपसे कि एज जो ब्राउजर है उसका डेवलप कौन किया है, उसको कौन सा कंपनी के द्वारा एज ब्राउजर डेवलप किया गया है, तो एज जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट की ओर से डेवलप किया हुआ एक ब्राउजर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक भी कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इतिहास से पूछा जा रहा है। यहाँ पूछा जा रहा है आपका लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। तो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और आपको पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या तीनों स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बात कर रहा है कि पंडित नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री जो पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे भारत के, उसके बाद जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री बने। दूसरा स्टेटमेंट यह बताया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध में टकराव खत्म करने के लिए उन्होंने ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे हम लोग ताशकंद समझौतों के नाम से जानते हैं, और उसी के बाद उनका डेथ हो गया था। ये दुर्भाग्य है कि ताशकंद समझौता में साइन करने के बाद ही लाल बहादुर शास्त्री का बहुत ही रहस्यजनक डेथ हुआ था, बहुत ही संदेहास्पद मृत्यु हुआ था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध में जो टकराव है उसको खत्म करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री कौन सा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। थर्ड स्टेटमेंट यह दिया है कि उनको शांति दूत के रूप में भी जाना जाता है। तो ताशकंद समझौतों में जो साइन करने के लिए उनको मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है या जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट एकदम बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त तो सभी विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। और ये इतने सारे फैक्ट आपका लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जो आपका
आपको तो एज ए इंडियन याद रखना ही है, साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इंपॉर्टेंट डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि हंस दमयंती के चित्र को किसने बनाया। तो इस टाइप से आर्ट एंड क्राफ्ट से भी आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपका एग्जाम में। यहाँ एक चित्र के बारे में बात किया जा रहा है, हंस दमयंती। इस चित्र को किसने बनाया था, इसका जो पेंटर है या इसका आर्टिस्ट कौन है। तो इसका जो आर्टिस्ट है, बहुत ही महान आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा के द्वारा हंस दमयंती के चित्रों को बनाया गया था। तो हंस दमयंती के चित्र को किसके द्वारा बनाया गया था या किनके द्वारा बनवाया गया था। राजा रवि वर्मा के द्वारा हंस दमयंती के चित्रों को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से हर घर जल, ये एक करंट का क्वेश्चन है और आप एज ए जीके भी इसको आप यूज कर सकते हैं कि निम्नलिखित में से हर घर जल, यानी कि जितना भी घर है उसमें जल होना चाहिए, प्रमाणित होने वाला पहला राज्य कौन सा। एक ऐसा राज्य है जिसका हर घर में जल है, ये जो एक स्कीम था उसके लिए जो प्रमाणित राज्य कौन सा है। तो उसके लिए जो प्रमाणित राज्य है वो कौन सा राज्य है, गोवा। गोवा को हम लोग किस चीज से सर्टिफाइड किया गया है, हर घर जल वाला सर्टिफाइड स्टेट है। तो गोवा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, गोवा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका हर घर जल से ही जुड़ा हुआ है और यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपका यूटी पूछा जा रहा है कि देश के संघ राज्य क्षेत्र में से, संघ राज्य यानी कि यूनियन टेरिटरी में से किस संघ राज्य क्षेत्र को हर घर जल के लिए सर्वप्रथम प्रमाणित किया गया। तो कौन सा यूटी है जिसको जिसको प्रमाण किया गया, तो दादरा एवं नगर हवेली को प्रमाणित किया गया हर घर जल स्कीम के लिए। तो स्टेट के मामले में क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, और यूटी के मामले में हो जाएगा आपका दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव। इन दोनों को आपका यूटी के क्षेत्र में और गोवा आपका स्टेट के क्षेत्र में आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, भारत का पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी संचार केंद्र का उद्घाटन किस शहर में हुआ था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इस फुल फॉर्म को भी आप याद रखिएगा, एआई का फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है बहुत सारे एग्जाम में। तो एआई का फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी संचार केंद्र का उद्घाटन किस शहर में हुआ था। तो इसका उद्घाटन 2018 में कब हुआ था, 2018 में मुंबई शहर में हुआ था। कहां पर, मुंबई शहर में इसका उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यूनेस्को से संबंधित है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को पहला विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंट स्थलों को जो विश्व धरोहर शहर घोषित किया जाता है वो किस संस्था के द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, यूनेस्को के द्वारा ये घोषणा किया जाता है। और यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को सबसे पहली बार विश्व धरोहर शहर के रूप में घोषित किया गया था। तो कौन सा शहर को, तो इसके लिए आपको अहमदाबाद शहर को सबसे पहली बार, सबसे फर्स्ट टाइम विश्व धरोहर शहर की श्रेणी में रखा गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अफ्रीका की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का अनावरण किस देश में किया गया। अफ्रीका का पहला हाई स्पीड रेल लाइन का अनावरण कौन सा देश में किया गया। अफ्रीका आपका कंटिनेंट है। अफ्रीका के किस देश में हाई स्पीड रेल लाइन का उद्घाटन किया गया। तो अफ्रीका का जो मोरक्को देश है वहां पर पहली बार हाई स्पीड रेल लाइन का उद्घाटन या अनावरण किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह सौर विद्युत पर यानी सोलर प्लेट पर चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा होगा। तो आज के डेट में हो भी चुका है, उस टाइम ये करंट के तौर पर पूछा गया था, बट अब आप इसको एज ए जीके भी ले सकते हैं कि कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से सोलर सेल पर यानी सौर विद्युत पर चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है। तो उसके लिए कौन सा हो जाएगा आपका, कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड भारत का पहला हवाई अड्डा है जो कि पूरा का पूरा सोलर पैनल से चलने वाली हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि भारत का लोकप्रिय फिल्म सितारा जिसने जंजीर, शोले, दीवार जैसी फिल्मों में अभिनय किया और शीघ्र ही 2005 में सर्वोत्तम अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार पाया, उस अभिनेता का नाम क्या है। तो इसका उत्तर आप सभी को पता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि उस एक्टर का नाम क्या है जिसने जंजीर, शोले, दीवार जैसे फिल्म किया।
और 2005 में इनको सर्वोत्तम अभिनेता का जो नेशनल पुरस्कार है, राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, ये सेंसस से क्वेश्चन है और सेंसस से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए जनगणना 2011 जो है इसको आपको पूरा का पूरा रट जाना है अगर आप एग्जाम में फुल मार्क्स पाना चाहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जनगणना 2011 जो हुआ था, सेंसस 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की अनुसूचित जनजाति, तो एक होती है अनुसूचित जाति और एक होती है अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की शेड्यूल का कंफ्यूजन है इसमें, ठीक है। किस राज्य की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? सेंसस 2011 के अनुसार जो मिजोरम राज्य है वहां पर जो है आपका अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा है। अनुसूचित जनजाति बोले तो हम लोग एसटी जनसंख्या, तो एसटी जनसंख्या यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या सबसे ज्यादा जो है आपका मिजोरम में है। कौन सा राज्य में? मिजोरम में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सबसे ज्यादा संख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेंसस से पूछा जा रहा है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन आपका केवीएस में आया हुआ है कि सेंसस 2011 के अनुसार निम्नलिखित अंकों में से भारत के जनसंख्या घनत्व, तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी कितना किलोमीटर स्क्वायर पर कितना व्यक्ति का निवास है, इसका मतलब यही हुआ जनसंख्या घनत्व। यानी 1 किलोमीटर इधर से और 1 किलोमीटर इधर से, तो ये जो पूरा एरिया बन रही है उसमें कितने व्यक्ति रहते हैं भारत में, ये हो जाएगा आपका किसी भी देश का जनसंख्या घनत्व। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व वो कितना है? 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में भारत में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 382 है, जो कि आज के डेट में बढ़ चुका है क्योंकि अभी तक नया डाटा सामने नहीं आया है, सेंसस हुआ ही नहीं, 2021 में होने वाला था तो कोरोना के कारण नहीं हुआ। उसके बाद यही डाटा अभी हम लोगों को देखना मानना है कि 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से जो है भारत की जनसंख्या घनत्व है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो महिला लिंगानुपात सबसे कम, इसका मतलब कि महिलाओं की संख्या सबसे कम पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या सबसे कम किस राज्य में है? तो अगर आप सेंसस 2011 की बात करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो हरियाणा स्टेट है वहां पर महिला लिंगानुपात की स्थिति सबसे खराब है और सबसे कम है, यानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या सबसे कम हरियाणा राज्य में है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि भारतीय अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पर आपका इकोनॉमी से देखने को मिल रही है क्वेश्चन कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत में सबसे अधिक योगदान देता है? यहाँ पूछा जा रहा है कि बचत में सबसे अधिक योगदान, यानी बचत यानी सेविंग में कौन सा देता है? तो सेविंग में सबसे ज्यादा योगदान घरेलू क्षेत्र का है। कौन सा? घरेलू क्षेत्र जो है उसकी योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? इसका उत्तर आप सभी दे सकते हैं, कृषि में, सेवा में, उद्योगों में या सरकारी क्षेत्र में। तो भारतीय जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा जो है आपका एग्रीकल्चर में फंसे हुई है, एग्रीकल्चर में उसका कार्यरत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्लियर हो गया कि जनसंख्या, भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र में अपना रोजगार कमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इकोनॉमी से ही पूछा गया है कि समुदाय की भूमि को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जो भी सामुदायिक भूमि होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वजनिक। आप लोग देखे होंगे जहाँ के भी रहने वाले हैं उस जगह में जो कोई स्कूल है या कोई ऐसा जगह है जो कि सब कोई उसको यूज करता है, क्यों? क्योंकि वो समुदाय की भूमि है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो समुदाय की भूमि होती है वो एक प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति होती है, वहां पर कोई भी आकर कुछ भी काम कर सकते, कुछ भी नहीं मतलब काम कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे और ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना ही आना चाहिए और बहुत ही एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि भारत में जो 1 रुपया का नोट है और सिक्का है और 50 पैसा का सिक्का है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि भारत में 1 रुपया का नोट हो गया या 1 रुपया का सिक्का हो गया या जो 50 पैसा का सिक्का जो आज के डेट में जारी नहीं होता है, उस टाइम जारी होता था, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? कि आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है,
या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, या द यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। तो 1 रुपया का नोट और 1 रुपया का सिक्का जो है ये आपका केंद्र सरकार की ओर से जारी किया जाता है। किसकी ओर से? केंद्र सरकार की ओर से ये आपका जारी किया जाता है, इसलिए इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में एक स्कीम लाया गया जिसे हम लोग मुद्रा स्कीम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है। तो मुद्रा बैंक का जो मुख्य कार्य है या मुद्रा स्कीम के भी नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, तो उसका जो कार्य है सूक्ष्म उद्योगों को पुनर्वित्त उपलब्ध करना, यानी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उसको हेल्प करना ताकि वो फिर से फल फूल सके या अपना बिजनेस को बढ़ा सके। मुद्रा स्कीम का यही काम था और उसी के तर्ज पर मुद्रा बैंक का भी स्थापना हुआ। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मुद्रा जो है आपका जो रुपया है मुद्रा है उसका क्रय शक्ति में अगर गिरावट होगी, मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि क्या कहलाती है। अगर मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और वस्तु और सेवाओं का मूल्य स्तर में निरंतर अगर वृद्धि होगी तो उस स्थिति को हम लोग मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है। कोई भी सार्वजनिक कार्य में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस प्रकार का जो निवेश को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग पूंजी व्यय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पूंजी व्यय के नाम से जाना जाता है जब आप कोई सार्वजनिक कार्य में इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कौन सा एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करता है। तो जो भी म्यूचुअल फंड वगैरह होती है उसका रेगुलेटर के रूप में कौन कार्य करता है। तो म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक मार्केट हुआ, इसका रेगुलेटर कौन है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर हम लोग बात करें कि सेबी की स्थापना कब हुआ था, तो सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था। कब हुआ था? ये डेट कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सेबी की स्थापना कब हुआ था। तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो आरबीआई का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये भी आपसे पूछ दिया जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो आज के सेशन में इतना ही क्वेश्चन है और आज के सेशन में हम लोग लगभग 30 से 35 क्वेश्चन का बात किए। इसी प्रकार से डेली बेसिस पर आपके लिए सेशन लाया जा रहा है। जो भी सेशन आपके लिए अपलोड हो रही है ये सारे सेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी इधर उधर का बातों से मतलब नहीं रखना चाहिए क्योंकि मेरे पास भी बहुत ही कम समय बचता है वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए और हम चाहते भी नहीं कि आपका टाइम बेकार हो। तो सेशन कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और बहुत ही जल्द जो है आगे और भी बहुत सारा प्लानिंग है माइंड में, ये सारा प्लानिंग लाया जाएगा। इसके लिए चैनल में बने रहिए, चैनल को सपोर्ट करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और साथ ही साथ लाइक तो आपका बनता है कि आप अगर लाइक करेंगे तो ही मोटिवेशन मिलेगा और डेली बेसिस पर एक से ज़्यादा सेशन भी हम अपलोड करेंगे तब। बट ये क्या हो रहा है कि वीडियोज़ लोग तो देख रहे हैं 2000-4000 व्यू तो आ जा रहा, बट वीडियोज़ में लाइक की संख्या बहुत ही कम है जो कि एक मोटिवेशन नहीं आ पाता है कि हाँ आगे कंटिन्यू करें कि नहीं इस सेशन को। तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।